बीएससी सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है और ऊष्मागतिक थर्मोडायनेमिक्स का अपन ने जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ पढ़ लिया है। अब आज अपन पढ़ेंगे ऊष्मागतिक ताप पैमाना। आज अपन पढ़ेंगे ऊष्मागतिक ताप पैमाना। तो ऊष्मागतिक ताप पैमाना किस पे डिपेंड है, पहले तो ये समझ लीजिए कि जो ताप पैमाना तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ऊष्मागतिक ताप पैमाना यानी कि ऊष्मा इंजन का जो प्रोसेस है जिस पर आधारित है, जैसे उसमें का जो मुख्य पार्ट होते हैं ऊष्मा स्रोत और ऊष्मा सिंक। उच्च ताप वाला स्रोत T1 केल्विन पर और T2 सिंक निम्न ताप वाला, तो उन्हीं पे आधारित ये ऊष्मागतिक ताप पैमाना है। यानी उसी प्रोसेस को कार्नोट चक्र का यूज़ करते हुए ही ताप पैमाना बनाना है। कैसे इसको फॉलो करेंगे, देखो, माना ऊष्मा इंजन, कोई भी कार्नो का ऊष्मा इंजन है। T1 ताप को हम θ1 से भी शो कर सकते हैं। T1 = θ1 ताप पर स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करके T2 = θ2 ताप पर सिंक को Q2 ऊष्मा प्रदान करता है। पहले हम ऊष्मा इंजन पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड नियम भी पढ़ चुके हैं। तो ऊष्मा इंजन का जो चक्रीय प्रक्रम होता है कार्नोट चक्र, उसमें स्रोत से ताप लिए, स्रोत का ताप T1 मानते हैं अपन, जिससे ऊष्मा Q1 ग्रहण की जाती है कार्यकारी पदार्थ के द्वारा, और सिंक जिसका ताप T2 होता है उसको Q2 ऊष्मा प्रदान की जाती है और शेष ऊष्मा काय में कन्वर्ट होती है कार्य में। तो दक्षता क्या होती है इंजन की? इंजन की दक्षता ईटा बराबर 1 - T2/T1, या T1 T2 को हमने θ1 θ2 कंसीडर कर लिया तो हम लिख सकते हैं 1 - θ2 या सिंक का ताप है और θ1 स्रोत का ताप। 1 - θ2/θ1 और T2/T1 की जगह हमने लिख दिया 1 - θ2/θ1। यानी कि ये जो इधर का जो राइट साइड है वो फलन है किसका? θ1 और θ2 का। तो ईटा = लिख सकते हैं फलन ऑफ θ1 θ2, स्मॉल f में लिख दो फलन ऑफ θ1 θ2। अब चूँकि ईटा को अपन ऊष्मा के रूप में क्या लिखते हैं? 1 - Q2/Q1, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ईटा के लिए सूत्र जो कार्य होता है वो Q1 - Q2 और ली गई ऊष्मा होती है Q1, = फलन ऑफ θ1, θ2। अब ये Q2/Q1 बराबर क्या ले सकते हैं यहाँ से? Q2/Q1, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, 1 - फलन ऑफ θ1, θ2, या Q1/Q2 बराबर क्या लिख सकते हैं? उल्टा करके लिखते हैं तो 1 - फलन ऑफ θ1, θ2, और इसको एक नया फलन मान लेते हैं अपन कैपिटल F के रूप में,
वही थीटा 1 थीटा 2 का ही फलन है, ये भी अन्य फलन लिख दिया। तो Q1 अपॉन Q2 बराबर ही हो गया, इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1। अब मान लीजिए कि ऊष्मा इंजन, ये तो कब आया जब इंजन Q1 और Q2 के रूप में है, यानी कि स्रोत का ताप थीटा 1 और सिंक का ताप क्या है थीटा 2। अब सेकेंड स्थिति अगर लें, यदि ऊष्मा इंजन थीटा 2 ताप पर स्रोत से Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है, यानी यहाँ स्रोत का ताप क्या मान रहे हैं अपन थीटा 2 और स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और थीटा 3 ताप पर, यानी कि सिंक का ताप है, थीटा 3 ताप पर सिंक को Q3 ऊष्मा प्रदान करता है। यानी कुल मिला के थीटा 2 और थीटा 3 ताप के मध्य कार्य कर रहा है इंजन। स्रोत का ताप थीटा 2, सिंक का ताप थीटा 3, स्रोत से ऊष्मा ली Q2, सिंक को दी Q3 और Q2 माइनस Q3 में बदल गया कार्य में। तो अब दक्षता जो लिखेंगे इसी के अकॉर्डिंग अपन देखें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी तरह ही, जैसे यहाँ Q1 अपॉन Q2 बराबर आया फलन ऑफ थीटा 1 थीटा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा Q2 अपॉन Q3 बराबर फलन ऑफ थीटा 2 और थीटा 3, समीकरण नंबर 2। इसी बेस पे लिख दिया, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने निकाला है ना Q1 और Q2 के लिए, ऐसे ये Q2 Q3 के लिए हो गया, जैसे Q1 अपॉन Q2 आया, जैसे Q2 अपॉन Q3, सिमिलर इसी तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यदि ऊष्मा इंजन, तीन अलग अलग स्थितियाँ अपन लेंगे यहाँ पर, थीटा 1 ताप पर स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करके थीटा 3 ताप पर सिंक को Q3 ऊष्मा प्रदान करता है। यानी कि अब इंजन किस किस के रूप में काम कर रहा है, स्रोत का ताप है थीटा 1 और सिंक का ताप है थीटा 3। तो स्रोत से ऊष्मा ली Q1 और सिंक को दी Q3, तो इसी बेस पे क्या आएगा Q1 अपॉन Q3 बराबर आएगा फलन ऑफ थीटा 1 थीटा 3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये समीकरण 1 2 3 तीनों को एक साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि अपन Q1 अपॉन Q3 को दोनों के रूप में क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन Q2 इंटू Q2 अपॉन Q3 लिख सकते हैं कि नहीं, Q2 Q2 कट गया, वही Q1 अपॉन Q3 है। अब समीकरण 1 2 3 से अगर मान लिखें तो Q1 अपॉन Q2 क्या है, फलन ऑफ थीटा 1 थीटा 2 इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 की जगह Q1 अपॉन Q3 है ये, थीटा 1 थीटा 3, और Q1 अपॉन Q2 ये क्या है, फलन ऑफ थीटा 1 थीटा 2, और Q2 अपॉन Q3 की जगह क्या है, फलन ऑफ थीटा 2 थीटा 3। इसको समीकरण नंबर लिख दिया 4। अब समीकरण 4 की लेफ्ट साइड और राइट साइड को देखो। राइट साइड में जो फलन है वो थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 तीनों पे डिपेंड है, और लेफ्ट साइड में जो फलन है वो केवल थीटा 1 और थीटा 3 पर डिपेंड है। तो ये कैसे संभव है, क्योंकि किसी भी इक्वेशन के सही होने के लिए ज़रूरी है उसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड में फंक्शन क्या हो, बराबर, यानी दोनों साइड में या तो तीनों पर डिपेंड हो या किसी दो पे डिपेंड हो।
तो इसको संभव बनाने के लिए अपन मानेंगे, चूँकि यहाँ लिख देते हैं समीकरण 4 की लेफ्ट साइड θ1 व θ3 पर, जबकि राइट साइड θ1 θ2 एवं θ3 पर निर्भर करती है। यानी एक साइड केवल θ1 θ3 पर है और एक साइड में तीनों ही हैं। ये तभी संभव है जबकि इसके लिए अपन को मानना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। यह तभी संभव होगा जबकि, तो क्या मानेंगे अपन, इसको एक नए फलनों के रूप में माने। फलन ऑफ θ1 और θ3 को मान लिया फाई ऑफ θ1, ये नया फलन है θ1 का, अपॉन फाई अपॉन θ3। इसी तरह से फलन ऑफ θ1 θ2 को मान लो फाई ऑफ θ1 अपॉन फाई ऑफ θ2। इसी तरह से फलन ऑफ θ2 और θ3 को मान लो फाई ऑफ θ2 और फाई ऑफ θ3। अब ये तीनों मान अगर यहाँ लिखते हैं समीकरण 4 में, तो समीकरण 4 क्या हो गया, फलन ऑफ θ1 θ3 के क्या लिखेंगे, फाई ऑफ θ1 अपॉन फाई ऑफ θ3 इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे यहाँ से, फाई ऑफ θ1 अपॉन फाई ऑफ θ2 इंटू फलन ऑफ θ2 θ3 की जगह क्या लिखेंगे, फाई ऑफ θ2 इंटू फाई ऑफ θ3। अब ये पॉसिबल है, यानी कि समीकरण 4 पॉसिबल है, क्योंकि फाई ऑफ θ2 कट जाएंगे तो यही बचेगा। लेफ्ट साइड राइट साइड एक दूसरे को संतुष्ट कर रही है, तो समीकरण यहाँ संतुष्ट होता है। तो इस कंडीशन में ही समीकरण 4 वैलिड माना जाएगा। तो अपने को ये मानना यहाँ पे पड़ेगा। अब ये जो समीकरण है इसको लिख दो 5। अब ये भी तब वैलिड है, समीकरण 5 भी, सभी मैथ के स्टूडेंट तो जी समझते हो, तभी यथार्थ होगा। यथार्थ मतलब वैलिड होगा या वैध होगा जबकि फाई ऑफ θ1 जो है वो ग्रेटर देन हो किससे, फाई ऑफ θ2 से, क्योंकि ये घटते क्रम में है, फाई ऑफ θ3 से। क्योंकि इस कंडीशन में ही ये समीकरण 5 को लिख सकते हैं कभी भी, कहीं भी ये समीकरण 5 तभी लिखा जा सकता है जब ये कंडीशन हो। यानी कि ये कह सकते हैं θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3, यानी सबसे ऊपर ताप ये है, उसके नीचे ये और उसके नीचे ये। तो यानी कि इंजन को अगर अपन दिखाते हैं तीनों प्रोसेज को, तो ये इस तरह से शो कर सकते हैं। देखो ये तीनों ताप हमने दिखा दिए, θ1 ताप पर, ये θ2 ताप पर, और ये हो गया तुम्हारा θ3 ताप पर। अब ये घटते क्रम में है, सबसे उच्च ताप ये है यानी स्रोत। तो पहले इंजन के लिए स्रोत से ऊष्मा ग्रहण की जाएगी कितनी, Q1, और स्रोत ताप स्थिति को कितनी दे दी, Q2। बाकी कार्य में बदल गई है, W बराबर Q1 माइनस Q2। फिर Q2 ऊष्मा का कुछ भाग अगले सिंक को दे दिया, यहाँ से Q2 ऊष्मा ली है ये, और कार्य बदल गया कितना, W बराबर Q2 माइनस Q3, और इसको कितनी ऊष्मा दे दी, Q3 ऊष्मा दे दी। तो इस तरह का ये प्रोसेज काम करेगा। अब जो ये ताप अपना घटता जा रहा है, θ1 लेस देन θ2 लेस देन θ3, तो इस बेस पर यह इंजन काम कर रहा है। दो ये इंजन, एक इंजन ये हो गया
एक प्रोसेज ये हो गया, एक इंजन ये हो गया। तो इस तरह श्रृंखला के रूप में इंजन को काम कर सकते हैं, ताप पैमाना अपन बना सकते हैं। अब जो समीकरण हमारा है Q1/Q3 हमने लिखा है, उसको क्या लिख सकते हैं अपन? Q1/Q3 को या Q1/Q2 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इस समीकरण में देखो, समीकरण नंबर 1 से पहला जो समीकरण है, समीकरण 1 को देखो, Q1/Q2 बराबर क्या है? फलन ऑफ θ1 θ2। और फलन ऑफ θ1 θ2 क्या माना है तुमने? फाई ऑफ θ1 अपॉन फाई ऑफ θ2। और फाई ऑफ θ1 या इसको इक्वल क्या लिख सकते हैं अपन? फाई ऑफ θ1 ये रहा लेस देन है फाई ऑफ θ2, यानी स्रोत का ताप हो गया, ये सिंक का ताप हो गया। तो इनको अपन मान लेते हैं कि ये टॉ के रूप में मान लो, τ2 τ1 और ये हो गया τ2। या Q2/Q1 लिखें तो τ2/τi। ये किसका ताप है? सिंक का ताप। ये किसका ताप है? स्रोत का ताप। यानी अब इंजन की दक्षता हम लिख सकते हैं, इंजन की दक्षता ईटा बराबर क्या होती है? 1 Q2/Q1/Q2 होती है, Q2/Q1। तो Q2/Q1 की क्या लिख सकते हैं आप? τ2/τi। इस तरह से τ1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो, ऊष्मागतिक ताप पैमाने के आधार पर हम परम शून्य ताप का मापन कर सकते हैं कि नहीं। तो जो अभी अपन ने ऊष्मागतिक ताप पैमाना बनाया, उसके आधार पर देखते हैं परम शून्य ताप का मापन पॉसिबल है कि नहीं। परम शून्य ताप क्या होता है? 0 केल्विन। तो 0 केल्विन मतलब निम्न ताप। तो सिंक का ताप यदि क्या मान लें, यदि सिंक का ताप τ2 बना ना सिंक का ताप, τ1 तो स्रोत का ताप है और τ2 किसका है? सिंक का ताप। तो क्या माना? 0 केल्विन। 0 केल्विन ही तो परम शून्य ताप है। तो अगर τ2 0 केल्विन है, इसका मतलब सिंक को कोई ऊष्मा प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि 0 केल्विन ताप है तो टेम्परेचर ही नहीं है, एफिशिएंसी ही नहीं है, उसकी ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है, तो ऊष्मा लेगा ही नहीं। इट मीन्स Q2 का मान क्या है? 0। तो दक्षता क्या हो गई? 1 τ2/τ1 या 1 Q2/Q1 लिख लो भले ही। तो Q2 0 लिखेंगे, ये 0 या 0 लिखेंगे तो ईटा बराबर क्या आएगा? 1 - 0/τ1, यानी कि 1, यानी कि परसेंट में लिखें तो 100%। एक स्थिति लिख रहे हैं अपन, नंबर 1। और यदि τ2 का मान नेगेटिव हो, पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, यदि τ2 यानी सिंक का ताप क्या हो? नेगेटिव, माइनस में हो, तो ईटा बराबर क्या आएगा? 1 - τ2 की जगह -τ2 और अपॉन τ1। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, यानी कि ईटा परसेंट जो आएगा वो ग्रेटर देन क्या आएगा? 100% से ज़्यादा, क्योंकि 1 प्लस हो रहा है ना, तो 1 आता है तो 100%। लेकिन अपन चूँकि जानते हैं, ऑलरेडी ये कह चुके हैं, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का विरोध है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% या उससे ज़्यादा होना संभव नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ कि इस ऊष्मागतिक ताप पैमाने के आधार पर परम शून्य ताप का मापन संभव नहीं है। तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का विरोधाभास है। ये जो स्थितियाँ अपन ने ली हैं, वो स्थितियों के रिजल्ट क्या बता रहे हैं? ऊष्मागतिकी के सेकंड नियम के विरोधाभास है। यानी ये कह रहे हैं 100% हो सकती है, 100% से ज़्यादा हो सकती है, और दोनों ही स्थितियाँ संभव नहीं है। ये भी इम्पॉसिबल है। पहले अपन इस चीज़ का डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी
इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, और ग्रेटर देन 100% तो कतई संभव नहीं है। ग्रेटर देन 100%, 100% ही नहीं हो सकती, 100% ज़्यादा कैसे हो सकती है? तो ये दोनों ही स्थिति असंभव है, इसका तात्पर्य है। अर्थात ऊष्मागतिक ताप पैमाने से परम शून्य ताप का मापन संभव नहीं है। ऊष्मागतिक ताप पैमाने से परम शून्य ताप का मापन संभव नहीं है। अब अपन इसका अंशांकन कैसे करेंगे? एक बार अंशांकन और देख लो। ऊष्मागतिक ताप पैमाने का अंशांकन। अंशांकन कैसे करते हैं अपन? अंशांकन के लिए, अंशांकन मतलब अंशों का अंकन, जैसे थर्मामीटर में बनाते हैं अपन स्केल जो बनाना होगा तो उसके लिए अपने को एक फिक्स वैल्यू वाले मान लेने पड़ेंगे। जैसे अपन शुरू से लेते आए हैं, जो स्टैंडर्ड पॉइंट कौन से लेते हैं टेम्परेचर के? एक तो लेते हैं हिमांक यानी कि गलनांक कह सकते हैं, और एक लेते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो लेते हैं वो। तो माना ऊष्मा इंजन स्रोत ताप T1, जिसको अपन क्या कहें गलनांक, क्वथनांक कह सकते हैं, या बाष्प बिंदु कह सकते हैं इसको, बाष्प बिंदु, तथा सिंक ताप निम्न होता है T2, वो क्या ले लिया हमने? हिमांक बिंदु के मध्य कार्य करता है। तो ऊष्मा इंजन जो अपन मान के चल रहे हैं वो किसके ताप में चल रहा है? मतलब जो स्रोत का ताप है वो स्टीम पॉइंट ले लिया अपन ने, और सिंक का ताप क्या ले लिया? हिमांक। टॉ के रूप में ले सकते हैं, जैसे टॉ लिया अपन ने, तो टॉ एस स्टीम पॉइंट, भाप बिंदु, एस का मतलब स्टीम, स्टीम पॉइंट, और टॉ आई आइस पॉइंट, बर्फ बिंदु या हिमांक बिंदु, आइस पॉइंट। तो टॉ एस और टॉ आई के रूप में लिख लें तो दक्षता क्या लिखेंगे? ऊष्मा इंजन की दक्षता ईटा बराबर 1 माइनस QI अपॉन QS, या 1 माइनस या QS माइनस QI अपॉन QS, या टॉ एस माइनस टॉ आई अपॉन टॉ एस। क्यू के रूप में लिख लो, टेम्परेचर के रूप में, दोनों के रूप में होती है। अब टॉ एस और टॉ आई, टॉ एस क्या है? स्टीम पॉइंट, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर। टॉ आई आइस पॉइंट है, हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो टॉ एस और टॉ आई का जो डिफरेंस है डिग्री सेंटीग्रेड में लिखे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके 100 भाग कर लेंगे अपन, इस डिफरेंस के 100 भाग कर लेंगे तो हर भाग 1 डिग्री पैमाने के बराबर हो जाएगा। जिस थर्मामीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, वैसे ही इसमें 1 डिग्री ऊष्मागतिक ताप पैमाने के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। अब ऊष्मागतिक ताप पैमाने से अज्ञात ताप कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। ऊष्मागतिक ताप पैमाने से अज्ञात ताप का मापन। अज्ञात ताप का मापन कैसे करेंगे? तो अभी जो अपन ने लिखा है ईटा बराबर क्या लिखा है?
1 माइनस टो एस अपॉन टो आई इक्वल टू 1 माइनस क्यू एस अपॉन क्यू आई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं टो आई माइनस टो एस अपॉन टो आई बराबर क्यू आई माइनस क्यू एस अपॉन क्यू आई। तो यहाँ से टो आई बराबर क्या आएगा, टो आई बराबर क्या आएगा, टो आई माइनस टो एस माइनस टो आई करना है इसमें, सॉरी टो आई टो एस माइनस टो आई टो एस, या 1 मिनट ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी तरह से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस टो आई अपॉन टो एस इक्वल टू 1 माइनस क्यू आई अपॉन क्यू एस, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टो एस माइनस टो आई अपॉन टो एस इक्वल टू क्यू एस माइनस क्यू आई अपॉन क्यू एस, या इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं अपन इस तरह से, क्योंकि अपने को टो आई की वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो इसको 1 माइनस, क्योंकि 1 तो दोनों तरफ से बैलेंस हो जाएगा, दोनों इक्वल में है ना, ये एक से कट जाएगा, माइनस कट जाएगा, तो रिवर्स भी कर सकते हैं इसको, रिवर्स भी इक्वल माना जाएगा, मतलब उल्टा करके टो एस को ऊपर ले लें, टो आई को नीचे ले लें, तो 1 माइनस टो एस अपॉन टो आई बराबर 1 माइनस क्यू एस अपॉन क्यू आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या आएगा, टो आई माइनस टो एस अपॉन टो आई, ये टो आई की वैल्यू निकालने के लिए अपन कर रहे हैं। चीज़ तो वही है, यहाँ से अपन जानते हैं कि एस स्टीम पॉइंट है तो भाप बिंदु ज़्यादा है, टेम्परेचर इसका ज़्यादा होता है, आइस पॉइंट कम है, बर्फ़ का बिंदु है तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम। तो ये निम्न ताप है, ये उच्च ताप है, अपन जानते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे क्यू आई माइनस क्यू एस अपॉन क्यू आई, या टो आई बराबर क्या आएगा, यहाँ से टो आई बदल लिया है, तो टो आई माइनस टो एस अपॉन, ये नीचे आ जाएगा क्यू आई माइनस क्यू एस और इनटू क्यू आई का बच जाएगा ऊपर। इसको हमने इधर ले लिया, टो आई की वैल्यू निकालनी है, क्यू आई इधर आ गया और ये नीचे आ गया। अब दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो अगेन दोबारा इसको अपन लिख सकते हैं ज़्यादा टेम्परेचर वाले माइनस कम टेम्परेचर वाला, तो टो एस माइनस टो आई अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई। ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया ना अपन ने, यहाँ कोई दिक्कत थोड़ी है, इधर से भी ले लिया इधर से भी ले लिया, एक जैसे हो गया, इंटू क्यू आई। ये इसलिए किया है क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है, 100। स्टीम पॉइंट ज़्यादा है और आइस पॉइंट कम है, तो ज़्यादा माइनस कम की वजह से अपन ने इसको ऐसे लिख दिया। तो इसकी जगह लिख सकते हैं 100। भाई स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी जगह लिख सकते हैं 100 अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई और इंटू क्यू आई। अब मान लीजिए कि कोई अज्ञात ताप है स्रोत का जिसके बीच में इंजन काम करता है, तो माना जो हमारा ऊष्मा इंजन है वो अज्ञात ताप, अपने को अज्ञात ताप ही तो निकालना है इससे, तो जिस अज्ञात ताप को निकालना है उस अज्ञात ताप को अपन क्या मान के चलेंगे, स्रोत, ठीक है। और सिंक अपन वही लेंगे आइस पॉइंट टी आई के रूप में। तो अज्ञात ताप टो एवं ये अज्ञात ताप टो किसका कहलाएगा, स्रोत का ताप है। अज्ञात ताप किसका हो गया, स्रोत का। एवं बर्फ जो बिंदु है हिमांक टो आई के मध्य कार्य करता है। तो जो इंजन हम ले रहे हैं जिससे हम पैमाना निकाल के अज्ञात ताप नोट करना चाहते हैं, ये क्या है, सिंक का ताप। हिमांक निम्न ताप होता है ना, तो निम्न ताप सिंक का ताप हो गया, वो तो हिमांक है। और स्रोत का ताप वो अज्ञात ताप है जिसको हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो स्रोत का ताप ये हो गया। तो अब जो दक्षता हम लिखेंगे, अब इंजन किस किस के बीच में काम कर रहा है, टो और टो आई के बीच में, टो और टो आई के रूप में। तो यहाँ से जिसे अपन ने यहाँ पे लिखा था क्यू आई अपॉन क्यू एस,
तो क्यू आई अपॉन क्यू, आई तो सिंक को दी गई ऊष्मा, सिंक कौन है हमारा यहाँ पे, आइस पॉइंट पे काम कर रहा है, तो उसको क्यू आई लिखेंगे, और ये स्रोत से ली गई ऊष्मा इक्वल टू क्या आएगी, टो आई अपॉन टो। जैसे यहाँ पे सिमिलरली लिखते क्या अपन, ये इक्वल नहीं है कि यहाँ पे 1 से 1 कट जाए, माइनस से माइनस कट जाए, तो ये और ये इक्वल नहीं है कि अब अज्ञात एस की जगह कौन है, टो है, क्यू और टो, एस वाला पॉइंट हटा दिया, एस पहले स्टीम पॉइंट था, अब वहाँ अज्ञात ताप है कोई भी, तो यहाँ से टो बराबर क्या आएगा, अज्ञात ताप टो बराबर क्या आ गया, क्यू अपॉन क्यू आई इंटू टो आई, क्यू उधर चला गया, क्यू आई नीचे आ गया, टो आई वहाँ है ही, और टो आई की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो टो बराबर हो गया क्यू अपॉन क्यू आई इंटू टो आई का मान रख दो 100 अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई इंटू क्यू आई से क्यू आई कट गया, तो टो बराबर क्या आ गया 100 अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई इंटू क्यू। अब इसमें देखो ये चीज़ें पहले से ज्ञात है, क्यू एस स्टीम पॉइंट पर स्रोत से दी गई ऊष्मा पहले से ही फिक्स होती है, क्यू आई ये बर्फ बिंदु या हिमांक बिंदु पर सिंक को दी गई ऊष्मा, तो ये दोनों चीज़ें ज्ञात हैं। अब तुम केवल अज्ञात ताप पे इंजन कितनी ऊष्मा ले रहा है, इंजन वही है एक ही, सारी जगह इंजन एक काम कर रहा है, केवल टेम्परेचर का अंतर है, उसकी एफिशिएंसी वही है, दक्षता वही है, दक्षता अलग अलग नहीं है, इंजन अलग अलग नहीं लेना है, इंजन एक ही काम कर रहा है, केवल टेम्परेचर जो अपन ले रहे हैं ना अलग अलग, कहीं T1 T2 के बीच में, कहीं T2 T3 के बीच में, केवल वो टेम्परेचर का डिफरेंस अलग अलग है। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो फिक्स हो गई पहले से ही। अब जो अज्ञात ताप पे तुमने स्रोत लिया है कोई, उससे ली गई ऊष्मा को माप लो और वो इसमें रख दो, तो तुम्हारे पास क्या ज्ञात हो जाएगा, ये अज्ञात ताप का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह ऊष्मागतिक ताप पैमाने की सहायता से हम किसी अननोन टेम्परेचर का मापन कर सकते हैं। ठीक है।